डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप थ्योरी और वेव मैकेनिक्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है। यानी कि हम देखेंगे कि ग्रुप थ्योरी की जो एप्लीकेशंस हैं वो क्वांटम मैकेनिक्स में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। वैसे आज मेरा वीडियो काफ़ी दिनों बाद आ रहा है क्योंकि कॉलेज में काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल चल रहा था, तो उस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। पर अब थोड़ा कम हो गया है काम कॉलेज में, तो फिर से अब हमारा रेगुलर वीडियोस चलेंगे। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं अंडर क्वांटम मैकेनिक्स कि वेव फंक्शन एज बेसिस फॉर आईआर। यानी कि अगर हम वेव फंक्शंस को बेसिस माने तो हम उसके लिए कैसे कोई आईआर इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन हम बना सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जो वेव इक्वेशन फॉर एनी फिजिकल सिस्टम, ये तो बहुत वेल नोन इक्वेशन है, आप लोगों को पता ही होगा, एच साई इज इक्वल टू ई साई, जिसको हम श्रोडिंजर वेव इक्वेशन भी बोल देते हैं। और यहाँ पर एच क्या है? एच इज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर विच इंडिकेट्स दैट सर्टेन ऑपरेशंस आर टू बी कैरीड आउट ऑन अ फंक्शंस रिटर्न टू इट्स राइट। मतलब क्या होता है, इसके राइट साइड पर मतलब हैमिल्टोनियन के राइट साइड पर जो भी फंक्शन है उस पर हमें इस हैमिल्टोनियन को ऑपरेट करना होता है। ठीक है। अच्छा, साई क्या है? साई है यहाँ पर एक स्टेट फंक्शन जिसको हम वेव फंक्शन भी कह देते हैं, जो हमें स्टेट के बारे में बताता है। अब ये वेव इक्वेशन हमें बता क्या रही है? द वेव इक्वेशन स्टेट्स दैट इफ द फंक्शन इज एन आइगन फंक्शन, द रिजल्ट ऑफ performing the operations indicated by h will yield the function itself multiplied by a constant that is called an eigenvalue which is the energy of the system denoted by E। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, अगर ये साई कोई एक आइगन फंक्शन है, देखिए ये जो टर्म्स हैं आइगन फंक्शन, आइगन वैल्यूज़, ये सब आपने क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ी होंगी, लेकिन फिर भी मैं बहुत डिटेल में तो नहीं बताने जा रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि आइगन जितने भी हम फंक्शंस यूज़ करते हैं वो सारे आइगन फंक्शंस नहीं होते हैं। जो फंक्शंस कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस को फॉलो करते हैं सिर्फ, या उनको कहते हैं कि उनको सेटिस्फाई करते हैं, तो ही हम उस फंक्शन को आइगन फंक्शन कह सकते हैं। तो वो कुछ कंडीशंस क्या है? जैसे कि आइगन फंक्शन हमारा सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, वो नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए, या कह सकते हैं कि उसकी फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, और वो बाउंड्री कंडीशंस को फॉलो करने वाला होना चाहिए। तो अगर ये कुछ कंडीशंस कोई भी फंक्शन फॉलो करता है तो वो एक आइगन फंक्शन कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ पर ये इक्वेशन ये बता रही है कि अगर ये फंक्शन एक आइगन फंक्शन है तो जब हम इस पर हैमिल्टोनियन ऑपरेट करेंगे तो जो इसका रिजल्ट हमें मिलेगा, तो रिजल्ट में ये फंक्शन तो हमें वापस एज इट इज़ ऐसा का ऐसा मिल ही जाएगा, साथ ही साथ हमें एक कांस्टेंट मिलेगा। और ये कांस्टेंट क्या होता है? जिसको हम आइगन वैल्यू बोल देते हैं, और ये होती है एक्चुअल में सिस्टम की एनर्जी, जिसको हम डिनोट करते हैं ई से। ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि हम जो इस हैमिल्टोनियन को है ग्रुप थ्योरी में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर क्या यूज़ है इसका? देखिए, एक्चुअल में क्या है कि इसको हम बता सकते हैं कि आगे आने वाले स्टेटमेंट से कि इफ़ एनी टू और मोर पार्टिकल्स आर इंटरचेंज्ड बाय कैरिंग आउट अ सिमेट्री ऑपरेशन ऑन द सिस्टम, द हैमिल्टोनियन मस्ट बी अनचेंज्ड। मतलब कि अगर हम किसी पार्टिकल पर, दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल हो, या किसी मॉलिक्यूल पर अगर हम कोई सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई करें, तो क्या होगा? उसका हैमिल्टोनियन जो है वो अनचेंज रहेगा, मतलब उस सिस्टम की जो एनर्जी है वो अनचेंज रहेगी। अब इसको हम ऐसे देख लेते हैं, जैसे कि सपोज हमने NH3 मॉलिक्यूल ले लिया, ये हमारा है NH। मैंने इसको प्लानर बनाया, एक्चुअल में पिरामिडल होता है, पर मैंने इसको आपको समझाने के लिए सिर्फ ये बना दिया इसको। ठीक है। ये सपोज हाइड्रोजन को हमने नंबर 1 दे दिया, इसको 2 और ये 3। सपोज हमने इस पर C3 अप्लाई किया, एक सिमेट्री ऑपरेशन था जो हमने C3 इस पर अप्लाई किया। जब C3 हम अप्लाई करेंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम अप्लाई कर रहे हैं, तो ये H1 कहाँ चला जाएगा? इस H2 की जगह पर आ जाएगा। ये H2 कहाँ चला जाएगा? इस H3 की प्लेस पर जाएगा। और H3 कहाँ चला जाएगा? H1 की प्लेस पर आ जाएगा। तो अब ऑपरेशन को अप्लाई करने से पहले जो मॉलिक्यूल की एनर्जी थी और ऑपरेशन को अप्लाई करने के बाद जो मॉलिक्यूल की एनर्जी है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। यानी यहाँ पर जो एनर्जी थी और जो ये दोनों इक्वल होंगी एक दूसरे के, यानी हैमिल्टोनियन जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। ठीक है। तो यही बात इन्होंने इस स्टेटमेंट के थ्रू बोल दी है। ठीक है। इसको हम कैसे और समझ सकते हैं? इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि चाहे तो हम पहले एनर्जी को मेज़र कर लें और फिर हम सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई करें, या पहले हम सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं फिर एनर्जी को मेज़र करें, बात एक ही है। तो इसको क्वांटम मैकेनिक्स के टर्म्स में हम कैसे बोल सकते हैं? दस वी से दैट एनी सिमेट्री ऑपरेशन आर कम्यूट्स विद द एच एंड वी कैन राइट। इसका मतलब हुआ कि ऑपरेटर आर जो है, यानी
सिमेट्री ऑपरेशन, जिसको हम एक सिमेट्री ऑपरेशन हमने ले लिया, तो उसका जो ऑपरेटर है वो हमने आर मान लिया। तो सिमेट्री ऑपरेटर आर जो है वो कम्यूट करेगा एच के साथ। कम्यूट करने का मतलब क्वांटम मैकेनिक्स में क्या, कि चाहे तो हम आर पहले अप्लाई करें फिर हम एच अप्लाई करें, चाहे हम पहले एच मेजर कर लें और फिर हम आर अप्लाई कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन को, इस बात को हम क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि आर एच साई इज इक्वल टू एच आर साई। और ठीक ऐसे ही, अच्छा हाँ, इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। और ठीक ऐसे ही द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर ऑल्सो कम्यूट्स विद एनी कांस्टेंट फैक्टर। इसी तरह से हैमिल्टोनियन ऑपरेटर किसी कांस्टेंट फैक्टर c के साथ भी कम्यूट कर सकता है, जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं इक्वेशन की फॉर्म में। एक्सक्यूज मी, एच सी साई इज इक्वल टू सी एच साई, या सी इज इक्वल टू सी एच साई इज इक्वल टू ई साई था, तो हमने इसको इस तरह से लिख लिया। और ठीक ऐसे ही हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि एच आर साई इज इक्वल टू आर एच साई और आर ई साई। यहाँ इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पर सी जो था एक कांस्टेंट फैक्टर ले लिया, यहाँ आर क्या है, एक सिमेट्री ऑपरेशन है जो कि कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, जब ये इक्वेशन ऐसे बन के आई तो इसी इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई आर साई। अब हमने ई आर ई साई को ई आर साई क्यों लिखा, क्योंकि ई जो है वो हमने पहले ही देख लिया कि वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, और कोई भी ऑपरेटर जो है वो कांस्टेंट वैल्यू पर अप्लाई नहीं होता है, कोई ऑपरेट नहीं करता है, तो इसलिए हमने ई को बाहर निकाल लिया और आर साई इस तरह से लिख दिया। ठीक है, अब दस आर साई इज इटसेल्फ एन आइगन फंक्शन। अब आर साई अपने आप में आइगन फंक्शन क्यों है, क्योंकि साई हमारा एक आइगन फंक्शन है, इसलिए हमारा आर साई भी अपने आप में आइगन फंक्शन हुआ। अब क्या देख रहे हैं हम आगे, सिंस साई इज नॉर्मलाइज्ड, क्योंकि साई नॉर्मलाइज्ड है, वी मस्ट रिक्वायर इन ऑर्डर दैट आर साई ऑल्सो भी नॉर्मलाइज। तो हमें आर साई भी नॉर्मलाइज्ड ही चाहिए, और नॉर्मलाइज्ड करने के लिए हमें ये कंडीशन होनी, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। ठीक है, अब नॉर्मलाइज्ड होने का क्या मतलब, मैंने आपको बताया, हमें कैसे मालूम पड़ा कि साई नॉर्मलाइज्ड है, क्योंकि साई एक आइगन फंक्शन है, और आइगन फंक्शन के लिए ये कंडीशन जरूरी है कि फंक्शन जो है वो नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए। अब ये नॉर्मलाइज्ड होने का क्या मतलब है, बहुत डिटेल में नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ आपको इतना बताऊंगी यहाँ पर कि किसी पार्टिकल को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी जब 1 होती है तो हम कहते हैं कि फंक्शन जो है हमारा वो नॉर्मलाइज्ड है। बाकी अब क्वांटम मैकेनिक्स में जब भी हम कभी पढ़ेंगे तब मैं डिटेल में बता दूंगी इसको कि नॉर्मलाइज्ड क्या होता है और ये सब कंडीशंस क्या होती हैं। तो अभी के लिए सिर्फ इतना है कि किसी भी पार्टिकल को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी जब 1 होगी तो साई हमारा नॉर्मलाइज्ड कहलाएगा, और क्योंकि साई नॉर्मलाइज्ड है इसलिए हमें आर साई भी नॉर्मलाइज्ड चाहिए, और उसके लिए हमें ये कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। तो hence by applying each of operation in the group to an eigenfunction psi, we generate a representation of the group with each matrix this। मतलब क्या है कि हम जो भी ऑपरेशंस है हमारे एक एक करके हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, और किस पर अप्लाई करेंगे, साई पर अप्लाई करेंगे। साई पर अप्लाई करने से क्या होगा, हमें एक रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी जो कि एक इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होगी। ठीक है, एक रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी, मतलब हर एक की हमें एक मैट्रिक्स मिलेगी। जब भी हम कोई भी सिमेट्री ऑपरेशंस किसी भी चीज़ पर अप्लाई करते हैं तो हमें एक मैट्रिक्स मिलती है, और फिर उस मैट्रिक्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं उसकी हेल्प से हम इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बना लेते हैं। ठीक है, रिड्यूसिबल भी बन सकती है और इररिड्यूसिबल भी बन सकती है, लेकिन अब क्योंकि हमें +-1 चाहिए उस रिप्रेजेंटेशन के लिए, क्योंकि हमारी कंडीशन ही ये कह रही है, तो जब हमारा +-1 है तो सिंस द रिप्रेजेंटेशन आर 1 डायमेंशनल दे आर ऑब्वियसली इररिड्यूसिबल। क्योंकि हमारा, ये मैंने आपको बहुत पहले भी कई बार बता चुके हैं कि जब भी कभी हमारे पास +-1 कैरेक्टर मिल रहे हैं हमें, तो इसका मतलब वो 1 डायमेंशनल है, और 1 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन को हम और तो रिड्यूस कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो जब हम उसको फर्दर रिड्यूस नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब कि वो इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन मिल रही है हमें। ठीक है, अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि इस वेव फंक्शंस पर जब हम सिमेट्री ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे तो हम इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं। ठीक है, let us consider the 2px and 2py orbitals of the nitrogen atom in NH3 which belongs to the C3v point group। अब हम यहाँ पर NH3 की बात कर रहे हैं, और जो NH3 मॉलिक्यूल है वो हमारा C3v point group का एग्जाम्पल है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन के जो 2px और 2py ऑर्बिटल हैं उनको हम बेसिस सेट मान के चल रहे हैं,
और उस बेसिस सेट की की हेल्प से हम फिर इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को डिराइव करेंगे, ठीक है। तो दीज ऑर्बिटल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग आइगन फंक्शंस। अब इन्हीं के हम वेव फंक्शन हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए ये जो इक्वेशन आई है ये हमारी क्वांटम मैकेनिक्स से आई है, तो आपको सिर्फ याद करनी पड़ेगी। और क्वांटम मैकेनिक्स क्योंकि आपके अभी सिलेबस में है भी, तो आप पढ़ भी रहे होंगे साइड बाय साइड उसे, तो आपको पता भी होगा कि ये वैल्यू हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी कि कैसे आई है, तो आपको तो यहाँ पर तो सिर्फ याद करना पड़ेगा, बाकी आप क्वांटम मैकेनिक्स में जाकर उसको समझ सकते हैं। तो पी एक्स इज इक्वल टू है साई आर साइन थीटा कॉस फाई, पी वाई इज इक्वल टू होगा साई आर साइन थीटा साइन फाई। अब हम देखेंगे ये थीटा फाई साई आर का क्या मतलब है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि सिमेट्री ऑपरेशंस को पी एक्स और पी वाई पर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो अप्लाई कर रहे हैं वो हम इस फंक्शन पर, थीटा पर, साई पर, इनका क्या इफेक्ट होगा इन सिमेट्री ऑपरेशंस का अप्लाई करने के बाद, बस हम वो इस इफेक्ट को स्टडी करेंगे, ठीक। तो अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, ठीक। अब इसी में हम यहाँ लिख रहे हैं कि वेयर साई आर इज अ कांस्टेंट। क्यों है कांस्टेंट अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। विच वी शैल देयरफॉर ओमिट इट हैंसफॉर्थ। तो इसको हम आगे के इक्वेशन के लिए, अब हम आगे जब हम सिमेट्री ऑपरेशंस में जाएंगे तो हम इसको ओमिट कर देंगे, ठीक है। कांस्टेंट क्यों है अभी हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। और थीटा एंड साई आर एंगल्स इन अ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब देखिए यहाँ पर एक सिस्टम हमने बना लिया, ये एक एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है, ठीक। हमने कोई एक पॉइंट कंसीडर कर लिया जिसके पोलर कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड हैं, ठीक है। ये पॉइंट जब हमने कंसीडर किया, इस पॉइंट से जो इसका ओरिजिन है, ओरिजिन से हमने यहाँ पर एक लाइन खींच दी, यानी एक वेक्टर हमारा बन गया। तो यहाँ जो आर है वो इस वेक्टर की लेंथ हो गई, ठीक है। जो ये आर मैंने डिनोट किया है इस वेक्टर की लेंथ हो गई। और इस वेक्टर का इस जेड के साथ जो एंगल है, जो भी हमारा थीटा, उसको हमने थीटा से डिनोट किया। मतलब ये वेक्टर इस एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसको हमने थीटा से डिनोट कर दिया, ठीक। फिर हमने इस पॉइंट पी का प्रोजेक्शन लिया। प्रोजेक्शन हमने लिया एक्स वाई प्लेन पर, और एक्स वाई प्लेन पर जहाँ भी ये प्रोजेक्शन मिलेगा हमारा, तो वो एक्स एक्सिस से इस प्रोजेक्शन का जो भी हमारा एंगल बन के आ रहा है एक्स एक्सिस से, वो हम इसको फाई से डिनोट करें। देखो इसको हम ऐसे भी समझा सकती हूँ मैं आपको। सपोज ये है हम, ठीक है, ये हमारा मॉलिक्यूल है, ये हमने ऐसे लिया। सपोज ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, और जो ये ऊपर आपकी तरफ आ रही है ये हमारी जेड एक्सिस है, ठीक है, जो ऐसे आ रही है, ठीक। अब हमने क्या करा है, कोई एक पॉइंट सपोज हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब जब हमने इस पॉइंट को यहाँ पर कंसिडर किया है, तो इससे हमने एक लाइन यहाँ ओरिजिन से खींच दी इसकी। तो ये जो लाइन और जो ये जेड एक्सिस से यहाँ पर जो एंगल बन के आ रहा है वो हो गया हमारा थीटा। आप ये इसको इमेजिन कीजिएगा खुद से, हमारा यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट से हमने ये लाइन यहाँ पर खींच दी है, और जेड एक्सिस से जो इस वेक्टर के बीच का एंगल है वो थीटा डिनोट कर रहा है। अब इस पॉइंट का हमें प्रोजेक्शन लेना। प्रोजेक्शन हम कैसे लेते हैं, इस पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे। परपेंडिकुलर कहाँ डल के आएगा, यहाँ पर। ये कौन सा प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये एक्स वाई प्लेन हो गया। तो यहाँ पर जो है हमारा वो सपोज प्रोजेक्शन आया इसका। फिर हम क्या करें, मैं अगर इसको ऐसे मिला दूँ तो हमने ये लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर ली, ठीक है, प्रोजेक्शन की है ये। और हमने क्या करा, ये एंगल एक्स एक्सिस से लेकर जो ये एंगल है इसको हमने फाई माना है। ये बात आप समझ लीजिए इसको, ठीक है। और ये एंगल हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, हम एक्स एक्सिस से ऊपर, यानी हम ऐसे जा रहे हैं, यूं जा रहे हैं, इसका मतलब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम फाई को नाप रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम थीटा की बात करें। हमारा तो जो ओरिजिनल था हमने वो यहाँ पर हमने कंसिडर किया था, और हमने ये लाइन खींची थी। तो अब हम एंगल कैसे देख रहे हैं, जेड एक्सिस से नीचे की साइड जाके देख रहे हैं। जेड एक्सिस से नीचे की साइड हम थीटा को देख रहे हैं। जो थीटा की मैं बात करती, हमने जब वो यहाँ, ये तो नीचे था, जो नीचे आया वो प्रोजेक्शन था, जो हमने यहाँ ऊपर कंसिडर किया था वो ओरिजिनल था हमारा, ओरिजिनल पॉइंट जो था हमारा। और उससे हमने जो लाइन खींची थी, तो इनके बीच का एंगल, उस लाइन यानी जो वेक्टर था हमारा और जो ये हमारी जेड एक्सिस है उसके बीच का एंगल, तो जेड से हम नीचे की साइड जा रहे हैं और हम थीटा को मेजर कर रहे हैं, और एक्स से हम ऊपर की साइड आ रहे हैं, यानी हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक। तो वही बात यहाँ पर, और उस पेपर पे जब हम बनाएंगे तो हम कुछ इस तरह से उसको बना सकते हैं। ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, प्रोजेक्शन हमारा इस प्लेन पर पड़ रहा है, और इस प्रोजेक्शन का जो एंगल है वो एक्स से हमने इस तरह से फाई मान लिया है, और ये जो हमारा ओरिजिनल था पॉइंट, उसका जो एंगल है वो हमने थीटा मान लिया है। तो थीटा स्टैंड्स फॉर एन एंगल मेजर्ड डाउन। डाउन क्यों, मैंने अभी आपको बताया, हम जेड एक्सिस से नीचे की साइड क्योंकि मान रहे हैं उसे,
down from z-axis and phi denotes an angle measured in anti-clockwise direction from x-axis in the xy plane। तो हमने xy plane में anti-clockwise direction में इसको phi को मान लिया है, ठीक है। Let us now work out the matrices that represent the transformations of these functions by each of the symmetry operations in the group C3b। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम वन बाय वन सारे सिमेट्री ऑपरेशंस इन सारे फंक्शंस पर अप्लाई करेंगे। यानी हम सपोज हम तो px और py पर अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि px और py में हमारे ये सारे फंक्शंस निकल के आ रहे हैं, साई है, थीटा है, फाई है, तो बस इनमें क्या चेंजेस हो रहे हैं वही हमें यहाँ पर देखना है, ठीक है। और अब हम क्या कर रहे हैं, सिमेट्री ऑपरेशंस को अप्लाई करने से पहले हम इस थीटा को थीटा 1 मान ले रहे हैं और फाई को फाई 1 मान ले रहे हैं, ठीक है। और सिमेट्री ऑपरेशंस अप्लाई करने के बाद जो चेंज हो रहा है उसमें उसको हम थीटा 2 से और फाई को फाई 2 से डिनोट करेंगे, ठीक है। वही हमने यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि वी कंसिडर व्हाट हैपन्स टू अ लाइन हुज डायरेक्शन इज फिक्स्ड इनिशियली बाय द एंगल्स थीटा 1 एंड फाई 1, ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नोट दैट नन ऑफ द ऑपरेशन इन द ग्रुप। अच्छा, इसे भी रीड करने से पहले मैं सबसे पहले आपको यहाँ बताऊं कि साई आर हमारा कांस्टेंट क्यों लिया और हम आगे इसको ओमिट क्यों कर रहे हैं। देखिए साई आर एक्चुअल में आर क्या है, लेंथ है वेक्टर की, मतलब लेंथ ऑफ द वेक्टर है, ठीक है। और लेंथ तो कभी भी हम कितने भी कोई भी सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई करें वेक्टर की लेंथ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगी। तो क्योंकि आर कांस्टेंट है इसलिए हमारा साई आर भी कांस्टेंट है, तो इसलिए हम उसको आगे उसको फर्दर स्टडी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसको हमने फिलहाल के लिए ओमिट कर दिया है, ठीक। अब हम क्या देखेंगे, अब सबसे पहले हम थीटा की बात कर लेते हैं। First of all, we note that none of the operation in the group will affect theta, so that theta 2, the value of theta after application of a symmetry operations will always equal to theta 1। अब ये क्या कहा गया है, देखिए थीटा क्या है, थीटा एक्चुअल में z एक्सिस से हमारा एंगल है। ये थी हमारी, मैं फिर से प्लेन पेपर पे लेके आती हूँ, ये था हमारा, ठीक है। यहाँ जो हमने अपना पॉइंट कंसीडर किया था और एक लाइन जो ड्रॉ की थी, थीटा क्या है, इस z एक्सिस से उस लाइन के बीच का एंगल है। अब हम इस थीटा को क्योंकि हम रोटेट करें, अगर सपोज हम C3 ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, C3 कहाँ से जा रही है, हमारी NH3 मॉलिक्यूल हमारा ये था, C3 हमारी ऐसे जा रही है, यानी z एक्सिस को हमने C3 एक्सिस माना हुआ है। तो z एक्सिस के अराउंड हम कुछ भी रोटेट करें और ये हमारा सपोज वो एंगल था, हमारा ये जो एंगल बन के आ रहा है ये वाला एंगल, तो हम z एक्सिस को कितना ही रोटेट कर लें अपनी जगह, z एक्सिस तो अपनी जगह पे ही रहेगी, z एक्सिस में तो कोई चेंज नहीं होने वाला। तो जब z एक्सिस में कोई चेंज नहीं होने वाला तो z एक्सिस से जो एंगल हमारा यहाँ बन के आ रहा है थीटा, उसमें भी कोई चेंज नहीं होने वाला, वो भी सेम ही रहेगा। तो इसीलिए थीटा 1 जो है हमेशा थीटा 2 के इक्वल रहेगा। तो थीटा 2 के जब वो इक्वल रहेगा तो यही बात हमने यहाँ पर लिखी हुई है कि कोई भी ऑपरेशन ग्रुप में थीटा को अफेक्ट नहीं करेगा। और इसीलिए जो थीटा 2 है, यानी थीटा 2 क्या है, द वैल्यू ऑफ थीटा आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ अ सिमेट्री ऑपरेशन विल ऑलवेज इक्वल टू थीटा 1, वो हमेशा थीटा 1 के इक्वल रहेगी, ठीक। ये मुझे लग रहा है आपका ये यहाँ पर आएगा क्या, ऐसे। अब अगर आपको दिखाई दे रहा है तो अब आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। तो यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि साई आर एक तो हमारा कांस्टेंट हो गया इसलिए हमने उसको ओमिट कर दिया, और थीटा 1 जो है वो थीटा 2 के इक्वल हो गया है, ठीक है। तो अब अगर क्योंकि थीटा 1 थीटा 2 के इक्वल है तो इसलिए जो भी उसके कंपोनेंट्स होंगे वो भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो साइन थीटा 2 इज इक्वल टू साइन थीटा 1 हो जाएगा। अब हम ये साइन थीटा और साइन थीटा 2 क्यों ले रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो हमें क्या करना था, हमें इन थीटा और इस फाई पर ही तो देखना है एप्लीकेशन। तो थीटा से पहले साइन लिखा हुआ है यहाँ पर भी, पी एक्स के लिए भी और पी वाई के लिए भी। तो साइन थीटा 1 मतलब सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई करने से पहले और साइन थीटा 2 सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद। क्योंकि थीटा 1 थीटा 2 इक्वल है इसलिए हमने जो इसके कंपोनेंट है वो भी इक्वल लिए हैं। और साइन ही क्यों लिया है, क्योंकि हमारा पी एक्स और पी वाई में थीटा साइन को ही डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारा फाई पर क्या फर्क पड़ रहा है। देखिए अगर हम रोटेट करते हैं, क्योंकि हमारा C3v पॉइंट ग्रुप है, इसमें हम C3 एक्सिस बता रहे हैं कि प्रेजेंट है, और C3 एक्सिस अगर प्रेजेंट है तो इसका मतलब हम 120 डिग्री पर रोटेट कर रहे हैं मॉलिक्यूल को। और 120 डिग्री को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, 2π/3 लिख सकते हैं। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, तो 180 मल्टीप्लाई बाई 2 360 हो जाएगा, और 360 डिवाइडेड बाई 3 जो हो जाएगा आंसर हमारा 120 डिग्री आ जाएगा। तो अगर हम z एक्सिस के अराउंड 120 डिग्री को रोटेट करेंगे तो क्या चेंजेस होंगे। देखिए हमने क्या करा था, पहले हमने इसको ये माना था, ठीक है, ये थी हमारी, ठीक।
अब ये हम फाई वन में चेंज देख रहे हैं, तो देखिए जब हम इसको रोटेट करेंगे इसके अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहे हैं, तो जेड एक्सिस के अलोंग इसी तरह से ये देखिए जब मैंने इसको ऐसे घुमा दिया तो ये अब एक्स एक्सिस यहाँ पहुंच गई, यानी कि 90 डिग्री का रोटेशन हुआ। फिर मैं थोड़ा सा और घुमा दूंगी, तो अगर मुझे 120 करना तो 30 डिग्री पे और घुमा दूंगी मैं इसको। तो जैसे ही मैं इसको रोटेट कर रही हूँ इसके अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग रोटेशन करना है, तो हमें ऐसे ही तो रोटेशन करेंगे। तो चाहे मैं ऐसे रोटेट करूँ और चाहे मैं ऐसे रोटेट करूँ, ठीक है, वो एक ही, चाहे हम क्लॉकवाइज में करें चाहे एंटी क्लॉकवाइज में, होगा क्या, फाई वन तो जो था ही था, अब फाई वन 120 डिग्री और रोटेट करेगा। क्यों रोटेट कर रहा है फाई वन साथ साथ, क्योंकि जब ये एक्स एक्सिस यहाँ पहुंच जाएगी तो इसका फाई वन भी तो यहाँ पहुंचेगा, और फिर जब मैं और रोटेट कर दूंगी तो फाई वन फिर यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। तो फाई वन तो है ही, तो फाई टू हमारा क्या निकल के आ जाएगा, फाई टू हमारा निकल के आ जाएगा फाई वन प्लस 120 डिग्री। ये बात आई होप कि समझ में आ रही होगी कि अगर ये जेड एक्सिस के अराउंड रोटेशन होगी तो हमारा फाई वन भी रोटेट करेगा साथ साथ। तो फाई टू हमारा क्या निकल के आएगा, तो फाई वन तो एक था ही, पहले एंगल था ही हमारे पास, यानी फाई वन हमारा 120 डिग्री और रोटेट कर रहा है, तो इसीलिए हमारा जो फाई टू निकल के आएगा वो फाई वन प्लस 120 डिग्री हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो फाई टू इज इक्वल टू फाई वन प्लस 2π/3 लिख सकते हैं, या आप 120 डिग्री लिख सकते हैं। तो अब क्या, अब हमारे पास, हम यहाँ देखेंगे कि हमारे पास फाई के पहले क्या क्या चीज़ें लिखी। फाई से पहले कॉस है और फाई से पहले साइन है, तो हम कॉस फाई टू और साइन फाई टू की वैल्यू यहाँ पर देख लेंगे। तो क्योंकि फाई टू इज इक्वल टू फाई वन प्लस 2π/3 है, तो कॉस फाई टू क्या हो जाएगा, कॉस फाई वन प्लस 2π/3। अब इसी को हम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला जो होता है कॉस ए प्लस बी, उसकी हेल्प से खोल लेंगे। कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो उसी फॉर्मूला से हमने इसको खोल के लिख लिया। तो कॉस फाई वन कॉस 2π/3 माइनस साइन फाई वन साइन, ठीक, इस तरह से लिखा। अब कॉस 2π/3 मतलब कॉस 120, कॉस 120 की वैल्यू क्या होती है, -1/2, और कॉस फाई वन एज इट इज रहेगा। फिर माइनस साई फाई वन तो ऐसे ही रहेगा, साइन 2π/3 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो वो हमने, यानी साइन 120 की वैल्यू √3/2 लिख ली, ठीक। अब ये हमारी कॉस फाई टू की वैल्यू यहाँ पर निकल के आई। ठीक ऐसे ही हम साइन फाई टू की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन फाई टू क्या हो जाएगा, फाई टू क्योंकि हमारा फाई वन प्लस 2π/3 है, तो इसलिए साइन फाई टू भी हमारा साइन फाई वन प्लस 2π/3 निकल के आएगा। फिर इसको हम इसको साइन ए प्लस साइन बी से खोल लेंगे। साइन ए साइन बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो वो हमने इससे खोल लिया। फिर से हम वैल्यू रखेंगे, कॉस 120 माइनस 1/2 होता है, साइन फाई वन एज इट इज रहेगा। फिर साइन 120 √3/2 होता है, कॉस फाई वन एज इट इज रहेगा। तो ये हमारी साइन फाई टू की वैल्यू निकल के आ गई। ये हमने देखा जब हमने रोटेशन कराया मॉलिक्यूल को। अब हम कराएंगे रिफ्लेक्ट। तो रिफ्लेक्ट कराने पर थीटा की वैल्यू में क्या कोई चेंज होगा, सबसे पहले तो हम थीटा को ही देख ले रहे हैं। देखिए थीटा हमारा क्या था, ये, ठीक। और अब हमारा प्लेन कौन सा होगा, हम यहाँ पर एक्स जेड प्लेन को लेके चल रहे हैं। ये हमारा एक्स जेड प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये हमारा एक्स जेड प्लेन है। हम एक्स जेड प्लेन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम जो मॉलिक्यूल को कट कर रहे हैं वो हम ऐसे ही तो कट कर रहे हैं, ये कट कर रहे हैं, ऐसे कट कर रहे हैं, ये कट कर रहे हैं, तो हम ऊपर से नीचे इस तरह से जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा एक्जेक्ट प्लेन हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। तो अगर हमारा ये थीटा है, तो जब हम यहाँ पर एक्जेक्ट प्लेन लगाएंगे, प्लेन लगाने का मतलब यहाँ मिरर लगा दिया, मिरर लगाएंगे तो ये हमें यहाँ दिखाई देगा, और थीटा जितना यहाँ पर था उतना ही थीटा हमें यहाँ दिखाई देगा। इसलिए थीटा की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ, इसलिए हमने स्टार्टिंग में उसे साइन थीटा 1 इज इक्वल टू साइन थीटा 2 लिख दिया है, ठीक है। अब हम फाई वन की वैल्यू देखेंगे। फाई वन क्या है, फाई वन हमारा यहाँ पर था, जैसे ही हम मिरर लगाएंगे ये फाई वन जो है हमें यहाँ पर दिखाई देगा कहीं, ठीक है, यानी ठीक यहाँ पर नजर आएगा। तो पहले हम फाई वन को कैसे मान रहे थे, हम एक्स से एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे थे। अब अगर फाई वन हमारा यहाँ है तो हम इसको लाइन अगर खींचे तो फाई वन अब हमारा कैसे होगा, हम क्लॉकवाइज चलेंगे, एक्स एक्सिस से इधर की साइड चलेंगे, तो यानी फाई वन हमारा अब माइनस फाई वन बन जाएगा, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि जो फाई टू हम देखेंगे वो माइनस फाई वन के इक्वल हो जाएगा, ठीक। क्यों हुआ है ये इक्वल, क्योंकि हमने क्या करा, हमने यहाँ पर सिग्मा लगा दिया, और जब हमने यहाँ पर सिग्मा लगाया तो सिग्मा का मतलब हमने एक शीशा लगा दिया, मिरर लगा दिया। मिरर में हमें ये तो यहीं तो दिखाई देगा, और क्योंकि ये हमें यहाँ दिखाई दे रहा है तो ठीक उल्टा ही तो दिखाई दे रहा है। पहले हम फाई वन मेजर कर रहे थे एक्स एक्सिस से ऊपर की साइड, अब हम मेजर करेंगे एक्स एक्सिस से नीचे की साइड, या पहले हम कर रहे थे एंटी क्लॉकवाइज, अब हम करेंगे क्लॉकवाइज, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई है। तो जो हमारा फाई टू निकल के आएगा वो माइनस फाई वन के इक्वल हो जाएगा। तो वही हमने यहाँ लिख रखा है कि
जब हमने रिफ्लेक्शन करा दिया, यानी ऑपरेशन जब हमने कराया, ऑपरेशन से पहले वो फाई 1 था लेकिन ऑपरेशन के बाद वो माइनस फाई 1 बन गया है, तो इसलिए फाई 2 हमारा ऑपरेशन के बाद है, तो इसलिए हमने उसको माइनस फाई 1 लिख दिया। तो इसलिए जब हम कॉस फाई 2 लिखेंगे तो वो माइनस मतलब कॉस माइनस फाई 1 बन जाएगा, यानी कि माइनस कॉस फाई 1 बन जाएगा, और माइनस कॉस फाई 1 हमेशा कॉस फाई 1 के बराबर ही होता है। ये आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में सीखा भी होगा, माइनस कॉस थीटा हमेशा कॉस थीटा के इक्वल होता है। और साइन फाई 2 क्या हो जाएगा, साइन फाई 2 हो जाएगा साइन ऑफ माइनस फाई 1, जिसको हम माइनस साइन फाई 1 भी लिख सकते हैं। ठीक, अब इन्हीं सारी इंफॉर्मेशंस को हम एक साथ देखेंगे जब हम सिमेट्री ऑपरेशंस के लिए। तो अभी हमने सिर्फ सिंपल रोटेशन और रिफ्लेक्शन देखा, अब हम सारे ऑपरेशंस जो भी हमारे C3V पॉइंट ग्रुप में आते थे वो हमने देख लिए, देखेंगे मतलब। और C3V पॉइंट ग्रुप में हमारे पास जो है क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, हमारे पास C3V पॉइंट ग्रुप में भाई इसके जो सिमेट्री एलिमेंट्स होंगे, सॉरी C3V में, एक तो E हो जाएगा, एक इसमें C3 प्रेजेंट है और एक सिग्मा भी। ये तो हो गए सिमेट्री ऑफ एलिमेंट्स इसके। ठीक है, ऑपरेशन C3 में क्योंकि 2C3 होते हैं तो हमने 2C3 देखा, और सिग्मा वी भी इसके पास 3 है, एक सिग्मा वी ये है, एक सिग्मा वी है, एक सिग्मा, ये तो सब मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ तो मुझे दोबारा करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये इसके सिमेट्री ऑपरेशंस हैं और इसका ऑर्डर जो है वो 6 निकल के आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिर्फ एक एक सिग्मा की, क्योंकि ये तीनों सिग्मा वी जो हैं वो सेम क्लास में हैं, तो इसलिए तीनों के लिए जो कैरेक्टर निकल के आएगा वो सेम निकल के आएगा। तो हम कोई एक सिग्मा वी को पकड़ लेंगे और कोई एक C3 को पकड़ लेंगे। C3 यहाँ पर दो हैं, C3 1 और C3 2। तो हम क्योंकि दोनों ही एक दूसरे, दोनों सेम क्लास में हैं तो दोनों के कैरेक्टर भी सेम होते हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो हम कोई एक C3 के बारे में स्टडी करेंगे और कोई एक सिग्मा वी के बारे में स्टडी करेंगे, और E तो हम एज इट इज देखेंगे। तो अब हम Px पर सबसे पहले E को अप्लाई करेंगे। तो जब हम Px पर E को अप्लाई करेंगे तो Px का फंक्शन हमने लिख लिया, यहाँ पर हमने साई आर को पहले ही ओमिट कर दिया है, तो साइन थीटा कॉस फाई होता है। और साइन थीटा 1 क्यों लिखा है, क्योंकि अभी हम इस पर सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई करने से पहले की बात है, तो हमने इसको ऐसे लिखा। ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, साइन थीटा 2 और कॉस फाई 2 हो जाएगा। लेकिन ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं कौन सा, हम E यानी आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या आइडेंटिटी एलिमेंट अप्लाई करने के बाद इनमें कोई चेंज आएगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट मैंने आपको बताया था 360 डिग्री रोटेशन कराना होता है, या हम कुछ भी नहीं करा रहे हैं, मॉलिक्यूल एज इट इज है। तो जब मॉलिक्यूल एज इट इज है तो साइन थीटा 2 हमारा साइन थीटा 1 के इक्वल हो जाएगा, और कॉस फाई 2 हमारा कॉस फाई 1 के, मतलब जो ये है वो एज इट इज ही रहेगा। और जब ये एज इट इज ही रहेगा तो ये फंक्शन हमारा किसके लिए आ रहा था, ये हमारा Px के लिए आ रहा था। हमने Px के लिए स्टार्टिंग में लिखा था ना, ये हमने कहाँ से लिखा, ये हमने यहाँ से लिखा है, Px हमारा साइन थीटा कॉस फाई है, तो हमने साइन थीटा कॉस फाई लिख दिया यहाँ पर। तो क्योंकि जो रिजल्ट हमारा निकल के आया वो Px के इक्वल निकल के आया, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम Px पर E को अप्लाई करेंगे तो वो Px ही रहेगा, उसमें कहीं कोई चेंज नहीं होने वाला। और ठीक यही बात Py पर भी लागू होगी, Py में भी हम सेम यही सब कुछ कर रहे हैं, Py में भी कोई चेंज नहीं होने वाला, इसलिए वो भी Py ही रहेगा। तो ये हमने E के लिए सिमेट्री ऑपरेशन जब अप्लाई किया Px और Py और देखा कि क्या चेंजेस हुए, तो कोई चेंज यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिला। ठीक, अब हम देखेंगे C3 एक्सिस। C3 एक्सिस को जब हम Px पर अप्लाई करेंगे तब क्या चेंज होंगे, साइन थीटा 1 कॉस फाई 1 चेंज करने के बाद साइन थीटा 2 कॉस फाई 2 हो जाएगा। और C3 अप्लाई करने पर साइन थीटा 2 में तो कोई चेंज नहीं हुआ था, साइन थीटा 2 तो साइन थीटा 1 के इक्वल था, ये हम स्टार्टिंग में लिख ही चुके हैं। साइन थीटा 2 इज इक्वल टू साइन थीटा 1, चाहे हम रिफ्लेक्शन कराएं चाहे हम रोटेशन कराएं, ये हमारा वैल्यू यही रहेगी। तो साइन थीटा 2 क्योंकि साइन फाई 1 के बराबर है, और कॉस फाई 2 में रोटेशन के बाद क्या चेंज हो रहा था, कॉस फाई 2 में रोटेशन के बाद ये सारा चेंज हो रहा था, तो ये सारा चेंज हम यहाँ पर लिख देंगे, माइनस हाफ कॉस फाई 1 माइनस 3/2 साइन फाई 1। ठीक है, अब इस साइन थीटा 1 को सारे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा रिजल्ट यहाँ पर निकल के आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा 1 यहाँ भी लिख सकते हैं और साइन थीटा 1 हम यहाँ लिख देंगे, ये पूरा लिख दिया हमने। अब आप देखें साइन थीटा 1 कॉस फाई 1 एक्चुअल में क्या है, वो Px के बराबर ही तो है। देखिए Px में हमारा क्या आ रहा है, साइन थीटा कॉस फाई, और यहाँ पर क्या है साइन थीटा कॉस फाई, तो ये Px के बराबर है तो हमने Px लिख दिया। और साइन थीटा साइन फाई किसके बराबर है, वो Py के बराबर है, तो हमने यहाँ पर Py लिखा। तो यहाँ पर क्या हुआ, Px जब हम C3 पर अप्लाई कर रहे हैं तो after applying C3 operation onto Px orbital, it get mixed between Px and Py orbital। मतलब क्या हो रहा है, जब हम C3 ऑपरेशन Px पर अप्लाई कर रहे हैं तो ये Px ऑर्बिटल मिक्स्ड हो जा रहा है Px और Py में। आंसर क्योंकि आंसर में हमें Px भी मिल रहा है और Py भी मिल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हम कह रहे हैं यहाँ पर मिक्सिंग हो जा रही है। ठीक है, अब हम C3 Py पर अप्लाई करेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे हमने Px पर अप्लाई की। तो
पी वाई का हमने वेव फंक्शन लिखा यहाँ पर जो हमारा इसमें चेंज हुआ। साइन थीटा 2 हमारा साइन थीटा 1 ही रहेगा और साइन फाई 2 की वैल्यू हम फिर यहाँ से देखेंगे। साइन फाई 2 रोटेशन के बाद क्या चेंजेस हुए थे, वो ये चेंज हुए थे। तो जब वो चेंज हमने यहाँ सारे लिख दिए और फिर साइन थीटा 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा ये सब निकल के आया। और साइन थीटा 1 साइन फाई 1 हमारा किसके बराबर है, साइन थीटा 1 साइन फाई 1 हमारा पी वाई के बराबर है तो हमने इसको पी वाई लिखा। और साइन थीटा कॉस फाई आ रहा है तो वो हमारा पी एक्स के बराबर होता है। तो यहाँ पर भी हमने देखा जब हमने पी वाई पर अप्लाई किया C3 तो वो भी मिक्स हो गया बिटवीन पी एक्स एंड पी वाई ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये हमारे रिजल्ट निकले। अब हम सिग्मा वी अप्लाई करेंगे पी एक्स ऑर्बिटल पर। तो जब हम सिग्मा वी पी एक्स ऑर्बिटल पर अप्लाई करेंगे तो हमने क्या देखा, चेंजेस तो यही हो जाएंगे, साइन थीटा 2 कॉस फाई 2, तो साइन थीटा 2 तो साइन थीटा 1 के बराबर है। और रिफ्लेक्शन के बाद कॉस फाई 2 में क्या चेंज हो रहा था, रिफ्लेक्शन के बाद कॉस फाई 2 कॉस फाई 1 के इक्वल हो रहा था तो हम कॉस फाई 2 की जगह कॉस फाई 1 लिखेंगे। और साइन थीटा कॉस फाई हमारा पी एक्स के इक्वल है तो हमारा आंसर ये पी एक्स, यानी सिग्मा वी जब हम पी एक्स पर अप्लाई करेंगे तो वो पी एक्स ही रहेगा। ठीक है, सिग्मा वी जब हम पी वाई पर अप्लाई करेंगे तो पी वाई का वेव फंक्शन लिखा, ये सब लिखा। और साइन थीटा 2 अब हमारा साइन थीटा 1 के इक्वल है तो साइन थीटा 1 तो ऐसे रहेगा। साइन फाई 2 हमारा अगर हम देखें तो साइन फाई 2 रिफ्लेक्शन के बाद माइनस साइन फाई 1 में चेंज हो गया है तो माइनस साइन फाई 1 में चेंज हो गया तो हमने साइन फाई 1 लिखा और माइनस साइन को हमने पहले लगा दिया। और साइन थीटा 1 साइन फाई 1 हमारा क्या है, वो पी वाई के वेव फंक्शन है तो हमने यहाँ पर पी वाई लिखा, क्योंकि माइनस साइन आया तो हमने यहाँ पर माइनस साइन लगा दिया। तो सिग्मा वी जब हम पी वाई पर अप्लाई करेंगे तो वो जो है हमारा माइनस पी वाई में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इन्हीं सब रिजल्ट्स को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे, ई को जब हम पी एक्स और पी वाई पर अप्लाई किया तो यहाँ पर हम पी एक्स लिख सकते हैं और ये हमारा पी वाई, जैसे मैंने आपको बताया था एक्स और वाई होते हैं और ये भी एक्स और वाई होते हैं। पी एक्स आफ्टर अप्लाइंग ई क्या होगा, पी एक्स में कोई चेंज होगा नहीं, जब कोई चेंज नहीं होता तो हम उसको 1 लिख देते हैं। पी एक्स ही रहेगा तो पी एक्स के नीचे हमने 1 लिख दिया। पी वाई ही रहेगा इसलिए हमने पी वाई के नीचे 1 लिख दिया। कैरेक्टर हमने देखा, इन दोनों चीजों को प्लस कर लिया, 1 और 1 प्लस 2 हो गया। ठीक, C3 जब हम पी एक्स और पी वाई पर अप्लाई कर रहे हैं, जब हम C3 पी एक्स और पी वाई पर अप्लाई कर रहे हैं तो देखिए पी एक्स पर अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट ये निकल के आ रहा है, यानी पी एक्स के नीचे हमें -1/2 लिखना है और पी वाई के नीचे हमें -3/2 लिखना है, तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया है। ये पी एक्स की पोजीशन है, ये पी वाई की, और पी एक्स पर हम C3 को अप्लाई कर रहे हैं तो पी एक्स हमारा -12 पी एक्स हो गया है इसलिए हमने -12 लिख दिया। और -3/2 क्यों लिखा है, क्योंकि पी वाई के आगे हमारा -3/2 लिखा है तो हमने इसको एज इट इज लिखा। अब हम C3 पी वाई पर जब अप्लाई कर रहे हैं, C3 जब हम पी वाई पर अप्लाई कर रहे हैं तो पी वाई के नीचे तो हम -12 लिखेंगे और पी एक्स के नीचे हम 3/2 लिखेंगे प्लस वाला, तो हमने पी एक्स के नीचे 3/2 लिखा प्लस और पी वाई के नीचे -1/2 लिखा। ये यहाँ से रिजल्ट आए हैं दोनों के दोनों, ये वाले रिजल्ट को हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया है बस यहाँ पर। ठीक है, और अगर हम इसका वो देखेंगे क्या कहते हैं उसे, ट्रेस यानी कि कैरेक्टर अगर हम देखेंगे तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये हमारा -1 के इक्वल होगा। अब हम सिग्मा वी अप्लाई कर रहे हैं पी एक्स और पी वाई पर। जब हम सिग्मा वी अप्लाई करेंगे पी एक्स और पी वाई पर तो पी एक्स तो हमारा एज इट इज पी एक्स ही आ रहा था, देख रहे हैं आप, पी एक्स हमारा पी एक्स ही आ रहा था तो पी एक्स ही आ रहा था तो हमने इसके नीचे 1 ही लिखा। और पी वाई क्या हो रहा था, वो -पी वाई यानी कि -1 में चेंज हो रहा था तो -1 लिख दिया। और जब इसका कैरेक्टर देखा तो 0 निकल के आया। तो ये हमारे कैरेक्टर्स निकल के आए कब, जब हमने पी एक्स और पी वाई को बेसिस सेट माना। तो द कैरेक्टर्स आर सीन टू बी दोज ऑफ द ई रिप्रेजेंटेशन ऑफ C3V। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए जब हमने C3V की, अगर मैं आपको ये दिखाऊं कैरेक्टर टेबल, देखो ये C3V पॉइंट की कैरेक्टर टेबल है। ठीक है, यहां पर अगर आप ई रिप्रेजेंटेशन देखें, यहां पर 3 रिप्रेजेंटेशन होती है, A1 A2 और ई रिप्रेजेंटेशन अगर आप देखें तो ई के अंडर 2 लिखा है, C3 के अंडर -1 और सिग्मा बी के अंडर 0, और यही वैल्यूज तो हमारी यहां से भी निकल के आ रही हैं। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो ये कैरेक्टर्स हमें यहां दिखाई दे रहे हैं वो एक्चुअल में ई रिप्रेजेंटेशन को डिनोट कर रहे हैं, इसकी हेल्प से हमें ई रिप्रेजेंटेशन मिल रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि द पी एक्स एंड पी वाई ऑर्बिटल्स एज अ पेयर प्रोवाइड अ बेसिस फॉर ई रिप्रेजेंटेशन, कि अगर हमें ई रिप्रेजेंटेशन चाहिए या ई रिप्रेजेंटेशन को बनाने के लिए हम पी एक्स और पी वाई को अगर हम बेसिस सेट माने
तो हमें ई रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है, ठीक है। और इट विल बी नोटेड दैट द कोऑर्डिनेट्स x and y are shown as transforming according to the E representation in the character table for the group C3V। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यही रिप्रेजेंटेशन हमें क्या, हम इसके आगे जब ये देखते हैं x और y मैंने लिखा हुआ है इसके आगे, इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि जब हमने यूनिट वेक्टर्स यानी जिसको हम कहते हैं ट्रांसलेशनल वेक्टर्स, जब हमने x और y ट्रांसलेशनल वेक्टर बेसिस सेट माने थे तब भी हमें सेम रिप्रेजेंटेशन मिली थी, और जब हमने px और py को माना बेसिस सेट तब भी हमें सेम रिप्रेजेंटेशन मिली थी। इसीलिए हम कह सकते हैं इसमें आगे कि दस द फंक्शन साइन थीटा कॉस फाई यानी जो px का फंक्शन है एंड साइन थीटा साइन फाई यानी जो py का फंक्शन है ट्रांसफॉर्म इन द सेम वे एज x एंड y। ये फंक्शंस भी बिल्कुल उसी तरह से ट्रांसफॉर्म होंगे जैसे x और y हो रहे थे, ठीक है। फॉर दिस रीजन द p ऑर्बिटल दैट हैज एन आइगन फंक्शन साइन थीटा कॉस फाई इज कॉल्ड px एंड द वन दैट हैज एन आइगन फंक्शन साइन थीटा साइन फाई इज कॉल्ड py। मतलब px को हम px और py को हम py क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमें जो यहाँ पर जब हमने C3V पॉइंट ग्रुप के लिए कैरेक्टर टेबल को डिराइव किया तो जो ट्रांसलेशनल वेक्टर थे हमारे एक्स वाई है जिसको हम यूनिट वेक्टर बोल रहे हैं, यूनिट वेक्टर से भी हमें सेम रिप्रेजेंटेशन मिली, और जब हमने px और py को बेसिस सेट माना तब भी हमें सेम रिप्रेजेंटेशन मिली। तो क्योंकि इसीलिए हम px हमारा px है क्योंकि हमें x और y को जब हम बेसिस सेट मान के चले थे तो हमें वही रिप्रेजेंटेशन मिली जो हमें px और py से मिल रही थी, इसीलिए हम px को px और py को py बोलते हैं। तो ये बात हमें ग्रुप थ्योरी से ही मालूम पड़ी थी, और यही सबसे बड़ी एप्लीकेशन है ग्रुप थ्योरी की क्वांटम मैकेनिक्स के लिए, कि इसी ने बताया हमें कि px px क्यों है और py py क्यों है। तो ये जो आज हमने पूरा पढ़ा ये एप्लीकेशन ऑफ ग्रुप थ्योरी थी इन क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। तो इसमें हमने क्या था, वेव फंक्शंस को हमने बेसिस सेट मान के चले और उससे हमने एक इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन जो है वो निकाली, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, बाकी हम और वीडियोस के साथ, और अब हम जल्दी ही वीडियो डालेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।